Now go across to Nitin Gadkari. इसका कारण ऐसा था, it was necessary to bring the ordinance because as per section 105 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, the provisions relating to compensation as well as rehabilitation and resettlement under the act had to be extended to the 13 central acts in the fourth schedule by 31st December 2014. 31 दिसंबर तक अगर हम नहीं निकालते तो इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसलिए हमने ऑर्डिनेंस को निकाला है। ऑर्डिनेंस निकालने के बाद केवल मेरे विभाग में और कोयला मंत्रालय के विभाग में करीब 2000 करोड़ से ज्यादा रकम किसानों को मुआवजे के रूप में मिली है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन बिल पास होने के बाद किसानों में यह संभ्रम था कि हमको नए एक्ट से कॉम्पेंसेशन मिलेगा या पुराने एक्ट से मिलेगा, और इसलिए ये ऑर्डिनेंस निकालना बहुत जरूरी था। और अभी जो जानकारी मुझे मिली है, नेशनल हाईवे जो मेरा डिपार्टमेंट है और कोल इंडिया का जो कोयला मंत्रालय है लैंड एक्विजिशन के लिए, हम दोनों डिपार्टमेंट ने केवल 2000 करोड़ से ज्यादा रकम किसानों को नए जो दर है उसके रूप में दी है। अगर ये नहीं आता तो किसानों को ये पैसा नहीं मिलता। मेरे पास राज्य सरकार या बाकी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट का भी हिसाब नहीं है, तो ऑर्डिनेंस आने के कारण किसानों का फायदा हुआ है। दूसरा ऐसा है कि ये जो ऑर्डिनेंस निकाला गया, ये बिल विशेष रूप से आप सब लोग देखें, इसमें जो 105 कलम है, ये जो यूपीए सरकार ने जो एक्ट पास किया था उसका कलम है। ये प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टन केसेस और टू अप्लाई विथ सर्टन मॉडिफिकेशंस, 105 नंबर है। इसका नंबर 1 है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3, the provisions of this act shall not apply to the enactments relating to land acquisition specified in the fourth schedule. फोर्थ शेड्यूल में जितने एक्ट आते हैं उनको इसकी प्रोविजन लागू नहीं होगी। कौन सी प्रोविजन लागू नहीं होगी? प्रोविजन लागू नहीं होगी जो विशेष रूप से हमारे सामने आया है, वो जो सोशल इंपैक्ट के बारे में जो विषय अनेक बार आया है और डिसीजन जो है, जो फार्मर्स की अनुमति चाहिए, परमिशन फॉर दैट, ये दो बातों को लेकर हमारे पुराने एक्ट में कहा गया है कि 13 एक्ट जो शेड्यूल 4 में है उनको ये लागू नहीं होगा। ये मैंने नहीं कहा, यूपीए सरकार ने कहा है। और ये 13 एक्ट को उन्होंने एग्जम्पशन किया है, उसकी लिस्ट मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये जो 13 एक्ट है जो शेड्यूल 4 में आते हैं, द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, द दामोदर वैली कारपोरेशन एक्ट 1948, द इंडियन ट्रांसवे एक्ट 1886, द लैंड एक्विजिशन फॉर माइंस एक्ट 1885, द मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट 1978, the National Highway Act 1956, the Petroleum and Mineral Pipelines Acquisition of Right of User in Land Act 1962, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act 1952, the Resettlement of Displaced Person Land Acquisition Act 1948, the Coal Bearing Areas Acquisition and Development, जो कोल माइंस का है उसको इन्होंने एग्जाम किया था, द कोल बेरिंग एरियाज एक्विजिशन ऑफ डेवलपमेंट एक्ट 1957 एंड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, द रेलवे एक्ट 1989, 24 ऑफ 1989। ये शेड्यूल 4 के 4 एक्ट को, ये जो कंसेंट वाला क्लॉज था और दूसरा जो था कि सोशल इंपैक्ट का स्टडी करने की जो बात कही गई थी, यूपीए सरकार ने ये 13 एक्ट के द्वारा पहले ही एग्जम्पशन दे दिया था। ये हमारा संबंध नहीं है इसके साथ। और ये यूपीए सरकार ने इसमें से जो हमने बाद में 5 जोड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो कंसेंट एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जो है
ये हमने ड्रॉप किया, ये जो आरोप है, ये एक्ट आप देख लीजिए, और ये 13 जो शेड्यूल 4 है, ये आप पढ़ लीजिए, तो ये उन्होंने किया था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सेक्शन अब ये सेक्शन 105 में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 13 बातों को एक्ट को इसमें से निकालने के बाद, ये मैंने कहा है, फिर से आप सुन लीजिए, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शॉल नॉट अप्लाई टू द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल। ये प्रोविजन इसको लगती नहीं। फिर उसमें आगे क्या कहा है, 2, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106, the central government may be notification, omit or add to any of the enactments specified in the 4th schedule. ये भी उन्होंने पास करके रखा है। अब ये होने के बाद हमने क्या किया है, हमारे ऑर्डिनेंस की कॉपी है। हमने ऑर्डिनेंस में कहा है, और जो बार बार मैं कहता था, हमारी सरकार कहती थी, कि मुआवजा और पुनर्वसन, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिसमें किसानों का हित जुड़ा है, मुआवजा और पुनर्वसन, देयर विल नो कॉम्प्रोमाइज। फिर हमने क्या कहा, अब ये भी देखिए, द 10A, हमारे ऑर्डिनेंस का 10A आप पढ़िए, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट जो है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट 2 लिस्ट है, जिसमें स्टेट के अधिकार स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल के अधिकार सेंट्रल के लिस्ट में है, और दोनों के अधिकारों में कॉन्करेंट लिस्ट आती है। तो इसमें द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, वो हमारा क्लॉज क्या है, देखिए, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, यानी स्टेट गवर्नमेंट में, यानी करना चाहिए, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर कोई चाहता है तो करे, नहीं करना चाहते तो न करिए। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय नोटिफिकेशन exempt any of the following project from the application of the provisions of chapter 2 and chapter 3 of this act। namely, हमने क्या सुझाया, हमने सुझाया such project vital to national security or defense of India, every part thereof, जिसमें बॉर्डर रोड आते हैं, डिफेंस की सीमावर्ती भागों में जाते हैं, उसमें से हमने इसको ओमिट करने के लिए उनको सुझाया। और डिफेंस प्रोडक्शन, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है, और उसके लिए इसको एग्जाम करने के लिए हमने कहा, जो कंसेंट की कंडीशन और सोशल इंपैक्ट का जो बात है, उसकी बात। और बी बात हमने क्या कही, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। ये कंसेंट क्लॉज और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट दोनों को हमने इससे निकाला। अब ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन, आपको पता होगा कि इस देश की 80% लैंड केवल इरिगेशन के लिए ली जाती है। अब ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है 2000 एकड़ पर, और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद इससे जो पानी निकलता है, ये 3 लाख एकड़ तक किसानों को फायदा होता है। अगर ये जो छोटा सा 2000 एकड़ की जगह अगर डैम के लिए एक्वायर करनी है, और वो अगर 80% अनुमति होगी, तो ही अगर हम डैम बना सकते हैं, अगर ऐसी प्रोविजन रहेगी, तो क्या इस देश के गरीब किसानों को पानी देने के लिए हम इरिगेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं? तो और इसलिए ये जो पोजीशन थी, इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इरिगेशन को लाया, हमने रूरल डेवलपमेंट को लाया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स को लाया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लाया। ये 4 चीजें लाने के बाद और एक 5वीं चीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लाया। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो देश में बन रहा है, उसमें ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, ये विलेजेस को लगकर बनने वाला, ये कोई सिटी में नहीं बन रहा है। और आप मुझे बताइए कि जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, तो उसमें एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, जहां का रॉ मटेरियल मिलेगा वो मैक्सिमम इंडस्ट्री आने की संभावना है।
और अनुभव यह है कि जहां गांवों में इंडस्ट्री आती है वहां गांव के युवाओं को रोजगार मिलता है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दोनों बाजू में कोई, मैंने कल टीवी पे सुना, कोई 70 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का नहीं है, अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ है, पर मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई है, दैट विल बी 1 to 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, नथिंग इज डिसाइडेड, बट इट नॉट मोर देन 2 किलोमीटर। अब रोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाजू में 2 किलोमीटर जमीन, अगर मैं ऑरेंज का हूं, नागपुर ऑरेंज प्रसिद्ध है, और ऑरेंज पर प्रक्रिया करने वाली इंडस्ट्री अगर वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आती है तो हमारे किसानों को भाव मिलेगा। हमारे यहां कॉटन होता है, और कॉटन से जब औरंगाबाद से जो जाएगा तो कॉटन के ऊपर, कॉटन से सूत, सूत से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री आती है, एक्सपोर्ट होता है, तो किसानों को फायदा होगा। तो हमने इसमें एक भी निर्णय किसानों के अन्याय करने वाला लिया नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज मुआवजा और पुनर्वसन। अब आपने एक विषय निकाला कि ये करने के बाद कैसे, कहते हैं, एक हिंदी में गाना था, जब भी चीज चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब ये हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमने 4 गुना मुआवजा दिया था। ये कांग्रेस पार्टी के सरकार ने 2 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया, और हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने किसानों के हितों में 2 का फिर 4 किया। निर्णय किसका? जो पार्लियामेंट में चिल्लाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का सरकार ने भी 4 का निर्णय देने के बजाय, रिटर्न है मेरे पास अभी, महाराष्ट्र सरकार ने भी 4 गुना जो मुआवजा देना था उसको 2.22% तक किया। क्यों किया? जब इतना पार्लियामेंट में आप चिल्ला रहे हो तो महाराष्ट्र के सरकार ने मुआवजा क्यों कम किया? अब रही बात कि हमने किसी से डिस्कशन नहीं किया। आप में से अनेक लोग थे, मेरे पास मिनट्स है, और मैं अगर एक्सपोज करूंगा तो हिंदुस्तान के सब पार्टी और नेताओं को मेरे पास पूरा रिकॉर्ड लेके मैं बैठा हूं, और मैं खुली चर्चा का आह्वान देता हूं। यहां एक बोलते हैं, बाहर एक बोलते हैं, लिखित रूप में दूसरा बोलते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते लोग वाली बात है। अब मेरे पास पत्र है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर आप कहोगे तो पढ़ देता हूं। गुजरात में बतवा देता हूं। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस समय के पृथ्वीराज चव्हाण। ये कह रहे हैं 3 अगस्त 2011, द ड्राफ्ट नेशनल लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011. I would like to place on record my appreciation to you and Ministry of Rural Development and Land Reforms for undertaking the much needed exercise of improving the process of land acquisition and rehabilitation for the benefit of farmers and for placing the draft in public domain. My government has gone through the provision of the draft National Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Bill 2011. On closer examination, we find that the provision of the new act will increase land and rehabilitation cost up to 6 times for public amenities like water supply, health facilities, sewerage and infrastructure, roads, irrigation and power project. ये पृथ्वीराज चौहान जी लिख रहे हैं। As the act is applicable retrospectively within 1 year of its enactment, even the ongoing public project where partial land acquisition has already been done will be adversely affected as cost will go beyond budgeted amount. Some examples are enclosed. We request that major ongoing irrigation, drinking water and power project will become non-viable as the cost of land will exceed the rate of economic return. By making acquisition process highly centralized and litigation and increase the cost may result in effectively freezing the current land use, acquisition to change the current use from agriculture to public infrastructure and industries would have net positive return over and above cost of land and rehabilitation. I would like to request that the proposed bill be placed before a committee of chief ministers so that a consensus can be evolved. Further, I would request you to consider our suggestions which are attached herewith. This may improve of the bill. These suggestions have primarily focus on
रिमूवल ऑफ 80% कंसेंट, एक पृथ्वीराज चौहान, आदरणीय कांग्रेस और यूपीए के उस समय के मुख्यमंत्री, केंद्र में मैं उन्हें लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं। रिमूवल ऑफ 80% कंसेंट व्हेन गवर्नमेंट एक्वायर्ड लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन पर्पज, decentralizing authority of deciding public purpose for government own acquisition, providing the landowner a choice between 3 times market value plus proposed rehabilitation or 6 times market value without rehabilitation package, and bearing litigation on the value of land if above conditions are satisfied. With regards, yours sincerely, पृथ्वीराज चौहान। अब आप कोई भी पार्टी का नाम लो और कोई भी सरकार का नाम लो, मैं उस दिन के कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तैयार करके लाया हूं। सबका है, समाजवादी पार्टी का भी ओपिनियन है। जस्ट लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। मेरे विषय को एक बार खत्म होने दीजिए। अब ये लैंड एक्विजिशन का मामला क्या है? आपको पता है कि 1 एकड़ जब पानी मिलता है तो किसानों का 2.5 गुना उत्पन्न बढ़ता है। मैं उस प्रदेश से आया हूं जहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और मैं गन्ना उत्पादक किसानों में काम करता हूं। 70,000 एकड़ गन्ना वहां लगा है। All right, that's Nitin Gadkari addressing issues pertaining to the land acquisition ordinance. Time for